नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे एडुटेरिया का न्यू प्रैक्टिस सेट में सेट नंबर 8 नंबर सेट। अब पूरे सेट को अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिकता निधि से संबंधित है? तो यह अनुच्छेद है अनुच्छेद 267। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 267। वहीं बात करें अनुच्छेद 266, भारत की संचित निधि से संबंधित है। भारत की संचित निधि से संबंधित है अनुच्छेद 266। वहीं बात करें अनुच्छेद 263, इसमें क्या चीज़ का वर्णन है? तो 63 कहता है, केंद्र राज्य संबंधों में विवादों का समाधान करने एवं परस्पर सहयोग के क्षेत्रों के विकास के उद्देश्य से राष्ट्रपति एक अंतर राज्यीय परिषद की स्थापना करेगा। तो यानी यह संबंधित है अंतर राज्यीय परिषद। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 263। आप लोग याद रखेंगे। अब वहीं बात करें अनुच्छेद 267 जो आकस्मिकता निधि से संबंधित है। इसका जो है इसका गठन जो है कब किया गया? तो इसका गठन आकस्मिकता अधिनियम 1950 के तहत किया गया। आकस्मिकता अधिनियम 1950 के तहत किया गया। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न में से किस आयोग या समिति की सिफारिश पर भारत में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई? तो ये सरकारिया आयोग की सिफारिश पर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सरकारिया आयोग की सिफारिश पर। 1983 ईस्वी में केंद्र सरकार ने जो सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश थे RS सरकारिया, उसकी अध्यक्षता में केंद्र राज्य संबंधों के लिए एक 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया था। इसमें जो अन्य 2 सदस्य हुए थे B शिवरामन और MR सेन, ये दोनों अन्य सदस्य थे। इसके बाद आयोग ने कहा था यह केंद्र और राज्य सरकार के बीच सभी व्यवस्थाओं व खर्च पद्धतियों की परीक्षण करे तथा इस संबंध में उचित परिवर्तन व प्रामाणिक सिफारिशें प्रदान करे। इसे अपने काम को पूरा करने में लगभग एक समय दिया गया था, लेकिन 4 साल और जो है इसका जो कार्यकाल 4 बार और बढ़ा गया और इन्होंने अंतिम जो रिपोर्ट दिया था सरकारी आयोग ने वह दिया था 1987 ईस्वी में। कब दिया था? 1987 ईस्वी में। और इसका सार आधिकारिक तौर पर कब जारी किया गया था? 1988 ईस्वी में। कब? 1988 ईस्वी में। इस आयोग ने केंद्र राज्य संबंधों की सुधार की दिशा में लगभग 247 सिफारिशें प्रस्तुत किया था। वहीं पुंछी आयोग, तो पुंछी आयोग का गठन 2007 ईस्वी में केंद्र सरकार ने केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए किया गया था। उच्चतम न्यायालय के जो भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश थे मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता में। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। कौन से संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? तो ये 61वां संविधान संशोधन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 61वां संविधान संशोधन जो 1989 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1989 ईस्वी में। इसमें लोकसभा और विधानसभा इसकी जो मतदान की आयु है वह घटाकर 21 से कितना कर दिया गया? 18 वर्ष कर दिया गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? तो संघीय शब्द। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संघीय शब्द का उल्लेख प्रस्तावना में नहीं। भारतीय प्रस्तावना में प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, बंधुत्व आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है, संघीय शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो कौन से मौलिक कर्तव्य नहीं है हम लोग देख लेते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना का विकास करना बिल्कुल है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना ये भी है। संविधान का पालन तथा इसके आदर्शों का सम्मान करना ये भी है। और आम चुनावों में मतदान ये जो है मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हम लोग जानते हैं मौलिक कर्तव्य ये कब जोड़ा गया संविधान में? तो ये जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन। 42वें संविधान संशोधन के तहत संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। प्रारंभ में 10 मौलिक कर्तव्य थे, वर्तमान में मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 11 हैं। कितने हैं? 11 हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। लोक लेखा समिति समीक्षा करती है
तो लोक लेखा समिति ये किसकी समीक्षा करती है? तो ये नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग, CAG कैग के प्रतिवेदनों की जो है परीक्षण करता है, जांच करता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। वहीं बात करें लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 जो है राज्यसभा से होते हैं। वहीं इसके अमूमन जो इसके अध्यक्ष होते हैं वह विपक्षी दल से होते हैं और इनके सदस्यों का कार्यकाल 1 साल का होता है। कितना? 1 वर्ष का होता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। नीचे दिए गए तथ्यों पर ध्यान दीजिए। भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे, बिल्कुल सही। भारत की पहली मुख्य निर्वाचन आयुक्त BS रमादेवी थी, ये भी सही है। यानी 1 और 2 ये दोनों कथन सही हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो विधान परिषद इन राज्यों में से बताना है किस राज्य में नहीं है। तो तमिलनाडु में नहीं है। कहाँ नहीं है? तमिलनाडु में नहीं है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भारत में वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद है। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तेलंगाना, उत्तर प्रदेश बिहार और महाराष्ट्र। अब ये 3 यानी ये 6 राज्य में विधान परिषद नहीं है। विधान परिषद का गठन या समापन इसकी व्याख्या संविधान के अनुच्छेद 169 में है। किस में है? 169 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में से एक थे? तो यानी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य कौन थे? तो इन सबों में से कौन से थे उसमें शामिल थे? तो ये थे राम प्रसाद बिस्मिल। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राम प्रसाद बिस्मिल थे। इसका गठन जो किया गया, इसका स्थापना जो किया गया यह 1924 ईस्वी में 1924 ईस्वी में किया गया और हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन नामक इसका जो है गठन किया गया था क्रांतिकारी आंदोलन का संचालन करने के उद्देश्य से। और इसके संस्थापक सदस्य की बात करें तो अध्यक्ष थे कौन? तो अध्यक्ष थे सचिंद्रनाथ सन्याल और इसके अन्य जो सदस्य शामिल थे राम प्रसाद बिस्मिल, योगेंद्र चंद्र चटर्जी और चंद्रशेखर आजाद। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक था अल्बुकर्क। कौन थे? अल्बुकर्क। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अल्बुकर्क थे। इसने भारत में एक प्रादेशिक शक्ति के रूप में पुर्तगाली राज्य की स्थापना किया था। उन्होंने फरवरी 1510 ईस्वी में बीजापुर के आदिल शाह से गोवा छीना था। बीजापुर के आदिल शाह से इन्होंने गोवा छीना था 1510 ईस्वी में। चलिए अगर वहीं बात करें प्रथम पुर्तगाली जो है वाइसराय ये कौन था? तब फ्रांसिस्को दी अल्मेडा था। जबकि वास्तविक पूछा ब्रिटिश भारतीय राज क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ था। ये अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ था यानी सबसे अंतिम में किसके समय में हुआ था? उसके बाद नहीं हो पाया था। तो ये डफरिन के समय में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1885 ईस्वी में तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था। 1 जनवरी 1886 ईस्वी को बर्मा को ब्रिटिश में मिला लिया गया, जो ब्रिटिश भारतीय राज क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार था। और ये किसके समय में हुआ था? तो डफरिन के समय। डफरिन के समय में ही हम लोग जानते हैं 1885 ईस्वी में 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1857 के इलाहाबाद विद्रोह का नेता निम्न में से कौन थे? तो इलाहाबाद विद्रोह के जो नेता थे वह कौन थे? तो हम लोग जानते हैं मौलवी लियाकत अली। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन थे? मौलवी लियाकत अली थे। कहाँ से? इलाहाबाद से। वहीं कानपुर से कौन थे? तो नाना साहेब थे। कौन थे? नाना साहेब थे। और नाना साहेब का सेनापति था तात्या टोपे। नाना साहेब का सेनापति था तात्या टोपे। वहीं बात करें लखनऊ से तो बेगम हजरत महल। लखनऊ से बेगम हजरत महल। इलाहाबाद का जो विद्रोह हुआ था इसे दबाया किसने था? तो ये इस विद्रोह को दबाया था कर्नल नील ने।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया? तो वह था वाइकोम सत्याग्रह। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाइकोम सत्याग्रह। इसकी शुरुआत हुआ था 30 मार्च 1924 ईस्वी को। वहीं गांधी जी की अगर बात करें तो गांधी जी मार्च 1925 ईस्वी में वैकोम जाकर विभिन्न जाति समूह के नेताओं जो वाइकोम सत्याग्रह के दौरान गिरफ्तार किए गए थे उनसे जो है मुलाकात किया था और बाद में गांधी जी और WH पिट जो त्रावणकोर के पुलिस आयुक्त थे उनके बीच परामर्श हुआ और अंतिम रूप से 30 नवंबर 1925 ईस्वी को वाइकोम सत्याग्रह को आधिकारिक तौर पर वापस ले लिया गया था। चलिए अगला, सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त यानी श्लोक किस देवता को समर्पित है? तो इंद्र को समर्पित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंद्र के लिए लगभग 250 सूक्त समर्पित है। उसके बाद अग्नि के लिए लगभग 200 सूक्त समर्पित है। अच्छा, इंद्र को कौन सा देवता कहा जाता था? तो युद्ध का और वर्षा का देवता। वहीं अग्नि की बात करें तो अग्नि को देवता और मनुष्य के बीच मध्यस्थ का देवता माना जाता था। वहीं बात करें वरुण, तो वरुण को तो पृथ्वी और सूर्य के निर्माता, ऋतु परिवर्तन व दिन रात करता ये और समुद्र का देवता, ये कौन होते थे? वरुण को माना जाता था। चलिए अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में तीर्थंकर शब्द संबंधित है? तो ये जैन धर्म से संबंधित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। प्रथम तीर्थंकर जैन धर्म के कौन से थे? ऋषभ देव, जिनका प्रतीक चिन्ह सांड था। द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ, ये तो चारों आप लोगों को कंठस्थ याद होना चाहिए। 3 तो कन्फर्म याद होना चाहिए, पहला, द्वितीय, तृतीय और पीछे से भी कम से कम 3 याद होना चाहिए। तो पहला थे ऋषभ देव, दूसरा थे अजित नाथ, तीसरे थे संभवनाथ। वहीं पीछे से अगर बात करें तो 22वें थे अरिस्टनेमी, जिनका प्रतीक चिन्ह शंख था। 23वें थे पार्श्वनाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह सर्प था। और 22वें थे भगवान महावीर, जिनका प्रतीक चिन्ह क्या था? सिंह था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्न में से कौन से विद्वान कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं थे? तो कौन से विद्वान कनिष्क के दरबार में नहीं रहते थे? तो वह थे पतंजलि। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अश्वघोष, चरक, नागार्जुन, पार्श्व, ये चारों कनिष्क के दरबार में रहते थे। जबकि पतंजलि बात करें तो ये किसके दरबार में रहते थे? तो ये शुंगकालीन विद्वान थे, यानी पुष्यमित्र शुंग के दरबार में रहते थे। कौन? पतंजलि। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं है? तो संगम साहित्य में 3 वंश है, तो चेर, चोल और पांड्य। तो इसमें कंदम का उल्लेख नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किसका नहीं है? कंदम वंश का उल्लेख नहीं। अच्छा, ये जो तीनों राजवंश है इसका प्रतीक चिन्ह भी पूछ लिया जाता है। तो ये चेर वंश, ये केरल वाला क्षेत्र था इसका इलाका, तो इसका प्रतीक चिन्ह क्या था? धनुष। क्या था? चेर का धनुष। और चोल की बात करें तो चोल का प्रतीक चिन्ह क्या था? बाघ था। और नीचे में तमिलनाडु के नीचे वाला क्षेत्र ये पांड्य वंश का क्षेत्र था और इनका प्रतीक चिन्ह था मछली। क्या था? मछली। तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। मोहम्मद गोरी को सबसे पहले किसने पराजित किया? तो मोहम्मद गोरी को सबसे पहले पराजित किया था भीम द्वितीय ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भीम द्वितीय ने इसे पराजित किया था। गोरी का दूसरा आक्रमण हुआ था 1178। कहाँ? गुजरात के पाटन में। और यहाँ के शासक थे भीम द्वितीय, उन्होंने बुरी तरह से गोरी को हरा दिया था। गोरी का पहला जो है आक्रमण, ये भी आया हुआ प्रश्न है। तो 1175 में गोरी का पहला आक्रमण था मुल्तान के विरुद्ध। किसके विरुद्ध? मुल्तान के विरुद्ध था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया था? तो इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रारंभ किया था, इल्तुतमिश ने उसे पूरा कराया था, और वहीं फिरोज शाह तुगलक ने उसकी मंजिल को बढ़ाया था। तो गयासुद्दीन तुगलक ने उसमें कोई योगदान नहीं दिया था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रारंभ किया था ऐबक ने, उसे पूरा किया था इल्तुतमिश ने। और चौथी मंजिल, भूकंप के कारण चौथी मंजिल जो उसका मंजिल क्षतिग्रस्त हो गया था, तो चौथी मंजिल का निर्माण जो है किसने करवाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने कराया था।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कृषकों की सहायता के लिए मध्यकालीन भारतीय शासक ने कबूलियत एवं पट्टा की व्यवस्था प्रारंभ किया था। तो कबूलियत एवं पट्टा ये प्रारंभ किया था शेरशाह सूरी ने। किसने किया था? शेरशाह सूरी ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। किसानों को सरकार की ओर से पट्टा दिया जाता था, जिसमें स्पष्ट किया गया होता था कि उस वर्ष उन्हें कितना लगान देना है। किसान कबूलियत पत्र के द्वारा इसे स्वीकार करते थे। पट्टा दिया जाता था और कबूलियत मतलब स्वीकार करते थे। तो ये निम्नलिखित में से किस शासक ने तीर्थयात्रा कर समाप्त किया था? तो तीर्थयात्रा कर समाप्त किया था अकबर ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। किसने किया था? अकबर ने किया था। तीर्थयात्रा कर ये समाप्त किया था कब? तो ये समाप्त किया था 1963 ईस्वी में। वहीं जजिया कर को अकबर ने 1900 नहीं, इसे 15 कर लीजिएगा, 1563 ईस्वी में। जजिया कर को अकबर ने समाप्त किया था 1564 ईस्वी में। दास प्रथा का अंत किया था अकबर ने 1562 ईस्वी में। 1562 ईस्वी में। इबादत खाने की स्थापना अकबर ने किया था 1575 ईस्वी में। इबादत खाने में सभी धर्मों को प्रवेश की अनुमति दिया था 1578 ईस्वी में। मजहर की घोषणा 1579 ईस्वी में। दीन इलाही की स्थापना किया था 1582 ईस्वी में। और इलाही संवत की शुरुआत किया था 1500, ये 15 कर लीजिएगा, 1583 ईस्वी में। और अपनी राजधानी जो है वह लाहौर स्थानांतरित किया था 1585 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जेनेवा में स्थित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जेनेवा में स्थित है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO, इसकी स्थापना किया था 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को। 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को। और वर्तमान में लगभग 194 जो देश है इसके सदस्य हैं, 194 देश। अगला प्रश्न है, भारत का स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस राज्य में है? तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ये है गुजरात में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी यह गुजरात में स्थित है। और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी यह, इसकी ऊंचाई कितनी है यह भी एग्जाम में आया हुआ है। तो 182 मीटर इसकी ऊंचाई है। और ये किसकी मूर्ति इसमें स्थापित किया है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की। इस मूर्ति को लॉर्सन एंड ट्रूबो कंपनी ने बनाया है। और इस मूर्ति के शिल्पकार कौन है? तो राम बी सुतार है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो पहली भारतीय महिला थी अरुंधति राय। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इनकी पुस्तक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए 1997 ईस्वी में बुकर पुरस्कार मिला था। वहीं बात करें किरण देसाई, तो इन्हें भी 2006 ईस्वी में बुकर पुरस्कार मिला था। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए इन्हें 2006 में जो है बुकर पुरस्कार दिया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व मरुस्थलीय सूखा रोकथाम दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व मरुस्थलीय सूखा रोकथाम दिवस ये 17 जून को मनाया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 17 जून को। 22 अप्रैल को हम लोग मनाते हैं विश्व पृथ्वी दिवस। 5 जून को हम लोग मनाते हैं विश्व पर्यावरण दिवस। और 22 मई को हम लोग मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी IAEA की स्थापना किस वर्ष किया गया? तो इसकी स्थापना किया था 1957 ईस्वी में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया के वियना में प्रश्न है, वारली लोक चित्रकारी किस राज्य की लोक कला का एक रूप है? तो ये किसका है? महाराष्ट्र का। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र का। वहीं बात करें मधुबनी चित्रकला, इसका संबंध बिहार से है। किससे? बिहार से। वहीं फुलकारी लोक कला, इसका संबंध पंजाब से। किससे? पंजाब से। और पटचित्र इसका संबंध ओडिशा से। किससे है? ओडिशा से। अगला प्रश्न है, भारत के पहले सफल परमाणु परीक्षण जो न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था उसका कोड क्या था? तो उसका कोड था स्माइलिंग बुद्धा। क्या था? स्माइलिंग बुद्धा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और इसका परीक्षण किया था 8 मई
1974 ईस्वी को राजस्थान के पोखरण में। वहीं दूसरा जो हुआ था 98 में, उसका जो कोड था, उसका कोड था ऑपरेशन शक्ति। क्या था? ऑपरेशन शक्ति था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य दंडकारण्य क्षेत्र का भाग नहीं है? तो दंडकारण्य क्षेत्र का भाग नहीं है कर्नाटक। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा नहीं है? कर्नाटक। वहीं दंडकारण्य क्षेत्र के अंतर्गत छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, ये 3 राज्य आते हैं। इसका विस्तार उत्तर से दक्षिण तक करीब लगभग 320 किलोमीटर और पूरब से पश्चिम 480 किलोमीटर तक है। वहीं दंडक राक्षस के आवास पर इस क्षेत्र का नाम रखा गया है दंडक वन, जिसका उल्लेख रामायण के महाकाव्य में भी है। रामायण महाकाव्य में भी इस क्षेत्र का उल्लेख है। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार वन महोत्सव कब मनाया गया? तो भारत में पहली बार वन महोत्सव 1950 ईस्वी में मनाया गया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उस समय जो कृषि मंत्री थे के एम मुंशी, उन्होंने जो है इसे प्रारंभ किया था। चलिए, और हम लोग जानते हैं प्रतिवर्ष 1 जुलाई से 7 जुलाई तक वन महोत्सव कार्यक्रम मनाया जाता है, 1 से 7 जुलाई के बीच। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी दूध देने वाली गाय की एक देसी नस्ल है? तो दूध देने वाली गाय की एक देसी नस्ल की बात करें तो लाल सिंधी हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का प्रथम राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क स्थित है। तो प्रथम राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क ये कच्छ की खाड़ी में स्थित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और इसकी स्थापना किया गया था कब? 1982 ईस्वी में। ये गुजरात के जामनगर जिले में कच्छ की खाड़ी में इसकी स्थापना किया गया है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 162.89 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाले जेरेमी लालरिनुंगा का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध भारोत्तोलन से है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारोत्तोलन से है। उन्होंने पुरुषों की 67 केजी वाले वर्ग में गोल्ड मेडल जीता। अगला प्रश्न है, यूएस ओपन 2022 पुरुष एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? तो यूएस ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो कार्लोस अल्कराज ने जीता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। किसने जीता? कार्लोस अल्कराज। ये किस देश के खिलाड़ी है? तो ये स्पेन के खिलाड़ी है। और इन्होंने हराया किसे? तो इन्होंने हराया नॉर्वे के कैस्पर रूड को। नॉर्वे के कैस्पर रूड को हराया। अगला प्रश्न है, स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 के अनुसार इंदौर को लगातार छठे व सबसे स्वच्छ घोषित किया। दूसरे तथा तीसरे स्थान पर किस शहर को स्वच्छ घोषित किया है? तो पहले पे इंदौर, दूसरे पे सूरत और तीसरे पे है नवी मुंबई। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, इंटरपोल महासभा की बैठक 2022 में आयोजित किया गया है। तो 2022 में इंटरपोल महासभा का बैठक यह किस देश में हुआ है? तो ये कहाँ हुआ है? तो ये भारत के नई दिल्ली में हुआ है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और ये 90वां बैठक था। कौन सा बैठक था? 90वां बैठक था, जो अक्टूबर 2022 में भारत में किया गया था। वहीं इससे पहले भी भारत में इसका आयोजन हुआ था 1997 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 से पूर्वी जोन के किस जिलों को सम्मानित किया गया है? तो पूर्वी जोन के ये जिला है पूर्वी चंपारण। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जल शक्ति मंत्रालय राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 की घोषणा किया है, जिसके तहत सर्वश्रेष्ठ जो है पूर्वी जोन जिला घोषित किया गया है बिहार का पूर्वी चंपारण। अगला प्रश्न है, चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित स्वांतो पावो का संबंध किस देश है? तो शांतो पाव ये स्वीडन के हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। किससे? स्वीडन से है। अगला प्रश्न है, उदार शक्ति सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत और
किस देश के मध्य आयोजित किया गया? तो भारत और मलेशिया के बीच इसका आयोजन हुआ। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अक्टूबर 2022 में इसका आयोजन किया गया भारत और मलेशिया के बीच। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान है? तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 इसमें भारत 43 प्लेस पे रहा। कौन सा प्लेस पे? 43 प्लेस पे रहा। वहीं पहले स्थान पे कौन सा देश रहा? तो यूएसए यानी अमेरिका इसमें प्रथम स्थान पे रहा और भारत 43वें स्थान पे रहा। अगला प्रश्न है, लीव नो वन बिहाइंड विषय के साथ 2022 में निम्नलिखित में से कौन सा दिवस मनाया गया? यानी कौन सा दिवस का थीम ये था? लीव नो वन बिहाइंड। तो ये कौन सा दिवस का थीम रहा 2022 का? तो ये विश्व खाद्य दिवस। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विश्व खाद्य दिवस हम लोग मनाते हैं 16 अक्टूबर को। कब मनाते हैं? 16 अक्टूबर को। अगला प्रश्न है, सालबुग वेटलैंड रिजर्व किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो सालबुग वेटलैंड यह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में? तो यह जम्मू एंड कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वहीं बात करें वेटलैंड की बात आई तो भारत में अभी वर्तमान में 75 आर्द्रभूमि स्थल के रूप में रामसर सूची में शामिल किया गया। कितने स्थल को? 75 स्थल को। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने 200 करोड़ वैक्सीन डोज का लक्ष्य कब प्राप्त किया है? तो 200 करोड़ वैक्सीन डोज का लक्ष्य ये प्राप्त कब किया भारत सरकार ने? तो 17 जुलाई 2022 को ये प्राप्त कर लिया है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 200 करोड़ वैक्सीन जो है दिया जा चुका है 17 जुलाई 2022 तक। चलिए अगला प्रश्न, वित्तीय वर्ष 2022-23 में कितने रोपवे परियोजनाओं की शुरुआत करने की घोषणा की गई है? तो कितने रोपवे परियोजनाओं? तो 8 रोपवे परियोजना। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केंद्र सरकार ने बजट 2022-23 में 8 रोपवे परियोजनाओं की शुरुआत की घोषणा किया है, जिसकी कुल लंबाई लगभग होगी 60 किलोमीटर। कितना? 60 किलोमीटर। ये पूरा करेगा सड़क परिवहन एवं राजगार मंत्रालय। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु सरकार ने किसके जन्मदिन को समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया है? तो किसके जन्मदिन को? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्मदिन को तमिलनाडु सरकार ने समानता दिवस के रूप में मनाने का घोषणा किया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और ये कब मनाया जाएगा? 14 अप्रैल, यानी अंबेडकर जी का जन्म हुआ था 14 अप्रैल को। प्रश्न है, 23वां SCO शिखर सम्मेलन की मेजबानी वर्ष 2023 में किस देश के द्वारा किया जाएगा? तो SCO की जो 23वां शिखर सम्मेलन होगा 23 में, उसका मेजबानी कौन करेगा? तो ये मेजबानी करेगा अपना देश भारत। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन करेगा? भारत करेगा। इससे पहले जो 22 में हुआ था, 22 में इसका आयोजन उज्बेकिस्तान में किया गया। वर्तमान में SCO में कितने देश हैं? तो कुल 9 देश हैं। कितने देश हैं? 9 देश हैं। प्रश्न है, युवा 2.0 योजना की शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? तो इसकी शुरुआत किया गया है शिक्षा मंत्रालय द्वारा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिक्षा मंत्रालय द्वारा किया गया है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो 30 वर्ष 30 ईयर से कम आयु वर्ग के लेखकों को प्रोत्साहित करना और परामर्श प्रदान करना इसका उद्देश्य है। प्रश्न है, द इंडिया स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो द इंडिया स्टोरी इसके लेखक है विमल जलान। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विमल जलान। हम लोग जानते हैं पूर्व RBI के ये गवर्नर थे और इनकी यह पुस्तक है। यह पुस्तक भारत में आर्थिक इतिहास पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य भारत की राजनीतिक अर्थव्यवस्था के भविष्य का एक उदाहरण प्रदान करना है। अगला प्रश्न है, भारत की खारे पानी से जलने वाली लालटेन का शुभारंभ किया गया है, इसका नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया है रोशनी। क्या रखा गया है? रोशनी रखा गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने पहली बार खारे पानी से जलने वाली लालटेन का शुभारंभ किया है और इस लालटेन को जलाने हेतु समुद्री जल का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में उड़ीसा का स्थान प्रथम है? प्रथम नहीं है।
तो प्रथम नहीं है। तो किसके उत्पादन में? कोयला। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बाकी बॉक्साइड, इसमें उड़ीसा प्रथम स्थान पे, लो अयस्क उत्पादन में भी उड़ीसा प्रथम स्थान पे, और क्रोमाइट में उड़ीसा का तो एकाधिकार है। कोयला में जो है प्रथम स्थान पे है छत्तीसगढ़। कौन सा है? छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का वृक्षावरण प्रतिशत क्या है? तो केवल वृक्षावरण पूछा जा रहा है, तो 2.91% है वृक्षावरण। वहीं वनावरण की बात करें तो वनावरण कितना प्रतिशत है? तो वनावरण है 21.71%। वहीं वृक्ष और वनावरण दोनों मिला के कितना प्रतिशत है? 24.62%। ये भी याद रखना है, वृक्ष और वनावरण दोनों मिला के है 24.62, वनावरण है 21.71%, और ये वृक्षावरण है 2.91%। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 हेतु व्यक्तिगत श्रेणी में किसे चुना गया? तो व्यक्तिगत श्रेणी में ये चुना गया है विनोद वर्मा को। किसे चुना गया है? विनोद वर्मा को चुना गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में गरीबी का प्रतिशत क्या है? तो बिहार में गरीबी का प्रतिशत है 51.91%। 51.91% बिहार में गरीबी का प्रतिशत है। नीति आयोग द्वारा पहली राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक को जारी किया गया है, जिसमें सबसे गरीब राज्य घोषित किया गया है बिहार। सबसे कम गरीबी राज्य घोषित किया गया है केरल। कौन सा? केरल। और सबसे अधिक गरीबी बिहार। अगला प्रश्न है, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2022 का विजेता कौन सा देश? तो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2022 इसका विजेता रहा था इंग्लैंड। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन रहा था? इंग्लैंड रहा था। इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया गया था। फाइनल मुकाबला में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को हराया। किसे हराया? पाकिस्तान को हराया और वर्ल्ड कप जीता। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे संयुक्त राष्ट्र के जलवायु प्रमुख के रूप में चुना गया है? तो संयुक्त राष्ट्र के जलवायु प्रमुख के रूप में किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है साइमन स्टील को। किसे चुना गया है? साइमन स्टील को चुना गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये ग्रेनेडा से है। कहाँ से है? ग्रेनेडा से है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 11 दिसंबर को मनाया जाता है। कब? 11 दिसंबर को। प्रश्न है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2022 ये किसे सम्मानित किया गया है? शरत कमल अचंता। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। शरत कमल अचंता को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। कौन से? टेबल टेनिस के खिलाड़ी। प्रश्न है, पिंडार निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो पिंडार या अलकनंदा की सहायक नदी है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किसकी? अलकनंदा की सहायक नदी है। और जहां अलकनंदा और पिंडार का मिलन होता है वह जगह है कर्णप्रयाग। कौन सा है? कर्णप्रयाग है। जबकि हम लोग जानते हैं अलकनंदा और मंदाकिनी की संगम कहाँ होता है? रुद्रप्रयाग में। कहाँ होता है? रुद्रप्रयाग में होता है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन किस वर्ष किया गया था? तो केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड इसका जो गठन किया गया था 1953 ईस्वी में किया गया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मृदा अपवर्दन और उसके दुष्परिणामों को रोकने हेतु इसका गठन किया गया था। प्रश्न है, प्रमुख एल्युमिनियम कंपनी नाल्को की स्थापना किस देश के सहयोग से किया गया? तो नाल्को की स्थापना फ्रांस के सहयोग से किया गया। किसके सहयोग से? फ्रांस के सहयोग से किया गया था 1937 ईस्वी में। 1937 ईस्वी में। वहीं बात करें यूएसए के सहयोग से हिंडाल्को एल्युमिनियम कंपनी की स्थापना किया था। वहीं इटली के सहयोग से माल्को की स्थापना किया था। जर्मनी के सहयोग से वेदांता, कौन सा? वेदांता एल्युमिनियम कंपनी का स्थापना किया गया था। और रूस के सहयोग से बाल्को कंपनी का स्थापना किया था। बाल्को का स्थापना
रूस के सहयोग से किया गया था। प्रश्न है, भारत की जलीय या समुद्री सीमा के साथ कितने देश जुड़े हैं? तो हम लोग जानते हैं भारत के समुद्री सीमा से 7 देश जुड़े हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वो 7 देश है। ऊपर से आ जाइए तो पाकिस्तान, उसके बाद आ जाइए मालदीव, उसके बाद श्रीलंका, उसके बाद बांग्लादेश, उसके बाद म्यांमार और थाईलैंड, थाईलैंड और अंतिम में इंडोनेशिया। ये जो 7 देश लगे हुए हैं। अगला प्रश्न है, ग्रीनलैंड द्वीप स्थित है। तो ग्रीनलैंड द्वीप यह आर्कटिक महासागर में स्थित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। किस में स्थित है? आर्कटिक महासागर में स्थित है, जो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। वहीं बोर्नियो द्वीप यह किस महासागर में है? तो बोर्नियो द्वीप हम लोग जानते हैं यह जो है हिंद महासागर में है। किसमें? हिंद महासागर। वहीं मेडागास्कर ये भी हिंद महासागर में है और न्यू गिनी ये प्रशांत महासागर में है। अगला प्रश्न है, शिमला, मसूरी, मनाली ये जो सारे घूमने वाले क्षेत्र हैं यह हिमालय के किस भाग के हैं? तो हम लोग जानते हैं यह लघु हिमालय के भाग हैं। जितने भी हिल स्टेशन घूमने वाले हैं वह किस हिमालय के अंतर्गत आते हैं? तो ये आते हैं लघु हिमालय के अंतर्गत। किसके? लघु हिमालय। और जो ऊंची चोटियां हैं वह वृहद हिमालय के अंतर्गत आते हैं। जितने भी ऊंची चोटियां हो, माउंट एवरेस्ट हो, कंचनजंगा हो, ये सारे। काराकोरम जो श्रेणी है वह ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत? ट्रांस हिमालय के अंतर्गत। भारत तथा म्यांमार को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो भारत और म्यांमार को जोड़ता है तुजू दर्रा। कौन सा दर्रा? तुजू दर्रा जोड़ता है, जो मणिपुर में। कहाँ है? मणिपुर में। वहीं बुर्जिल दर्रा की बात करें, इससे भी ये भी क्वेश्चन बहुत बार आया। बुर्जिल दर्रा यह श्रीनगर को गिलगिट से जोड़ता है, जबकि शिवकिला दर्रा यह जो है शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। अगला प्रश्न है, राकापोशी पर्वत कहाँ स्थित है? तो यह पाकिस्तान में स्थित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है। और इसकी ऊंचाई लगभग कितना है? 7,788 मीटर। वहीं माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। नंदा देवी कहाँ है? ये भारत में है। और नामचा बर्मा अरुणाचल प्रदेश यानी और चीन के सीमा पर स्थित है नामचा बर्मा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अपर्तनांक का मात्रक है? तो अपर्तनांक का मात्रक कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अपर्तनांक का कोई मात्रक होता ही नहीं है। किसी माध्यम का अपर्तनांक वह संख्या है जो बताती है कि उस माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल किसी अन्य माध्यम की अपेक्षा कितना गुने अधिक या कम है। तो अपर्तनांक की बात करें तो इसका कोई मात्रक नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वोल्ट मीटर का उपयोग किसके मापन में किया जाता है? तो वोल्ट मीटर का उपयोग विभवांतर मापने में किया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वहीं विद्युत धारा मापने के लिए हम लोग आमीटर का उपयोग करते हैं। किसका करते हैं? आमीटर का उपयोग करते हैं। प्रश्न है, किसी गतिशील वस्तु की काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो उसकी गतिज ऊर्जा निर्भर करती है द्रव्यमान और वेग, क्योंकि हम लोग जानते हैं काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ mv स्क्वायर। ये मास और ये वेलोसिटी, तो किस पे निर्भर करता है? मास और वेलोसिटी यानी द्रव्यमान और वेग पे निर्भर करता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। न्यूटन के गति के प्रथम नियम को अन्य किस नियम से जाना जाता है? तो न्यूटन का गति का जो प्रथम नियम है उसे जड़त्व का नियम से भी जाना जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जबकि न्यूटन का जो दूसरा नियम है, इससे जो है, अगर न्यूटन का पहला नियम, इससे जो है क्या प्राप्त होता है? तो हमें जो है बल की परिभाषा प्राप्त होता है। वहीं बात करें दूसरा जो नियम है वह संवेग का नियम कहलाता है। कौन सा नियम कहलाता है? संवेग का नियम कहलाता है। और इससे हमें जो है बल का व्युत्क्रम प्राप्त होता है। वहीं तीसरा जो नियम है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहलाता है। अगला प्रश्न है, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है?
तो जी का मान, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, क्योंकि हम लोग जानते हैं गुरुत्वीय तरंग जी बराबर होता है GmE/r² जहाँ जी गुरुत्वीय त्वरण हो गया, जहाँ क्या हो गया जी गुरुत्वीय त्वरण हो गया। भिन्न भिन्न द्रव्यमान की वस्तुओं को मुक्त रूप से वायु की अनुपस्थिति में ऊपर से नीचे गिराया जाता है, तो दोनों वस्तु जमीन पे एक साथ गिरती है। किस कारण से? तो इसी कारण से। और यहाँ पे जो है ये निर्भर किस पे नहीं करता है, तो उस वस्तु के द्रव्यमान पे निर्भर नहीं करता है कि वह वस्तु का किसका द्रव्यमान अधिक है किसका कम है, वो दोनों एक साथ जमीन पे गिरती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न, यदि एक तरंग, एक वेव की आवृत्ति यानी उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, किसी तरंग का फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, तो इसका तरंगदैर्घ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जैसे ही उसका किसी वेव का फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो तरंगदैर्घ्य उसका घट जाएगा। क्या होगा? घट जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तरंग का वेग यानी वेलोसिटी ऑफ वेव क्या होता है? आवृत्ति गुना तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति गुना तरंगदैर्घ्य। तो जैसे एक चीज़ बढ़ाएंगे दूसरा क्या होगा? कम हो जाएगा। जैसे ही हम लोग इसको बढ़ाएंगे, इसका तरंगदैर्घ्य बढ़ाएंगे, तो इसका आवृत्ति क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसी दर्पण के वक्रता की फोकस दूरी तथा त्रिज्या के बीच संबंध होता है। तो वक्रता की फोकस दूरी f और त्रिज्या यानी r, क्या फॉर्मूला क्या होता है, इसके बीच संबंध क्या होता है? तो r बराबर होता है 2f। क्या होता है? 2f। या f बराबर पूछे तो r/2, f बराबर r/2। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर बी। किसी माध्यम में प्रकाश किरणों के झुकाव को क्या कहा जाता है? तो अपवर्तन कहा जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम से, किसी सरल माध्यम से यानी सघन माध्यम में प्रवेश करे, तो वो अपने अक्ष से क्या होगा? सघन में अपने अक्ष से क्या हो जाएगा? नज़दीक हो जाएगा, यानी वह अपने रास्ते से थोड़ा परिवर्तित हो जाएगा। यही घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? अपवर्तन कहलाता है। प्रश्न है, प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को क्या कहा जाता है? तो प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को चालकता कहा जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न है, किस वैज्ञानिक ने यह सुझाव दिया था कि तत्वों के प्रतीक को तत्व के नाम के एक या दो अक्षरों से बनाया जा सकता है? तो ये वर्जिलियस ने दिया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वर्जिलियस ने सुझाव दिया था कि तत्वों के प्रतीक को तत्व के नाम के एक या दो अक्षरों से बनाया जा सकता है। किसी परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की कुल संख्या को किस रूप में जाना जाता है? तो किसी भी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या उसका द्रव्यमान संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है? द्रव्यमान संख्या कहलाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वहीं परमाणु संख्या, उसमें प्रोटॉन की संख्या जितनी होगी वही उसका परमाणु संख्या कहलाता है। प्रश्न है, ग्रेफाइट परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो ग्रेफाइट परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 होता है। कितना होता है? 4 होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ग्रेफाइट की बात करें तो हम लोग जानते हैं ग्रेफाइट और हीरा ये कार्बन के दो प्रमुख अपरूप है। ग्रेफाइट यह जो है विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट का उपयोग स्नेहक के रूप में किया जाता है। पेंसिल के लेड बनाने में किया जाता है। न्यूक्लियर रिएक्टर में मंदक के रूप में भी ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न है, विसरण के समय निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? देख लेते हैं कौन सा कथन सत्य नहीं है। गैसों के विसरण की दर उसके आयतन पर निर्भर करती? बिल्कुल नहीं, यही तो गलत है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ग्राहम के विसरण के अनुसार किसी गैस के विसरण की दर उसके कणों के द्रव्यमान के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात विसरण की दर उसके आयतन पर निर्भर नहीं करता है। अगला प्रश्न है,
क्षार के गुणों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो क्षार का जो गुण है, क्षार लाल लिटमस को नीला में बदल देता है, बिल्कुल सही। क्षार स्वाद में कड़वा होता है, ये भी सही है। क्षार विलयन में बिजली संचालित करते हैं, बिल्कुल सही। आंसर हो जाएगा सभी कथन सत्य हैं। अगला प्रश्न, आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं ओर स्थित एकमात्र गैस अधातु कौन सा है? तो बाएं ओर स्थित एकमात्र गैस अधातु है हाइड्रोजन। कौन सा है? हाइड्रोजन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका उपयोग जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए किया जाता है? तो जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए हम लोग धोवन सोडा का प्रयोग करते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धोवन सोडा। सोडियम कार्बोनेट या धोवन सोडा, जिसका फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2O, इसका प्रयोग करते हैं। जल में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के सल्फेट या क्लोराइड लवण घुले होते हैं। इससे ही जल में जो है अस्थायी कठोरता होती है। और जल की अस्थायी कठोरता उबाल कर दूर नहीं किया जाता, अस्थायी कठोरता को उबाल कर दूर किया जा सकता है। निम्नलिखित में से किसे पानी में घोलने पर जिप्सम में परिवर्तन हो जाता है? यानी किसे पानी में घोलते हैं तो जिप्सम प्राप्त होता है? तो ये होगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को जब जल में हम लोग घोलेंगे, H2O में घोलेंगे, तो कैल्शियम CaSO4.2H2O यानी जिप्सम प्राप्त होगा। अगला प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस धातु को क्रोमियम के साथ मिलाया जाता है? तो स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए निकेल और लोहा का प्रयोग किया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निकेल और लोहा का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन से संबंधित है? तो मकड़ियों का अध्ययन कहलाता है ऑर्कनोलॉजी। क्या कहलाता है? ऑर्कनोलॉजी कहलाता है मकड़ियों का अध्ययन। वहीं बात करें साइनोलॉजी या कुत्तों का अध्ययन कहलाता है। क्या कहलाता है? कुत्तों का अध्ययन। वहीं एपिकोलॉजी या मधुमक्खियों का अध्ययन कहलाता है। वहीं आर्कियोलॉजी तो यह मानव संस्कृति विकास क्रम का अध्ययन कहलाता है। प्रश्न है, पेशी उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? तो पेशी उत्तक 3 प्रकार के होते हैं, रेखीय पेशी उत्तक, रेखित पेशी उत्तर और रेखित पेशी उत्तर और हृदय पेशी उत्तक। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। प्रश्न है, एक ही प्रजाति की विभिन्न आबादियों के बीच आनुवांशिक भिन्नता को क्या कहा जाता है? तो यह आनुवांशिक भिन्नता कहलाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, जंतुओं का सबसे बड़ा समूह है। तो जंतुओं का सबसे बड़ा समूह है ऑर्थोपोडा। कौन सा समूह है? ऑर्थोपोडा समूह है। इसी के अंतर्गत जितने कीट हैं वह सारे किसके अंतर्गत आते हैं? ऑर्थोपोडा के अंतर्गत आते हैं। स्तनधारियों के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो स्तनधारियों के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो हृदय 4 प्रकोष्ठ होते हैं। आंसर हो जाएगा, यानी 4 कक्षीय होते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वहीं उभयचर की बात करें तो उनका हृदय 3 कक्षीय होता है। कितना होता है? 3 कक्षीय होता है। अगला प्रश्न है, सेब के फल में लाली का क्या कारण है? यानी सेब का लाल रंग किसके कारण होता है? तो सेब का लाल रंग एंथोसाइनिन के कारण होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एंथोसाइनिन के कारण। वहीं टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन के कारण। किसके कारण? लाइकोपीन के कारण। वहीं पपीते का पीला रंग केरिकोजेंथिन के कारण। और वहीं हल्दी का पीला रंग जेंथोफिल के कारण। हल्दी का पीला रंग जेंथोफिल। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? तो जीवन चक्र की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है पुष्प। कौन सा होता है? पुष्प। इसी से है उसकी संख्या में वृद्धि होती है। पुष्प में ही प्रजनन होता है। पुष्प के जो भाग है, जो नर वाला भाग होता है वह कहलाता है पुंकेसर, और इसका मादा भाग जो है वह स्त्री केसर कहलाता है। अगला प्रश्न है,
सूची को सूची 2 से मिलाना है। देख लेते हैं। सबसे छोटा बीज आर्किड का, सबसे छोटा गुणसूत्र शैवाल का, सबसे छोटा पुष्प उल्फिया का, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3 1 2 4। चलिए अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध मुद्रा आपूर्ति की अवधारणा से है? तो वह है वाई.वी. रेड्डी समिति। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका गठन किया गया था 1998 ईस्वी में। कब किया गया था? 1998 ईस्वी में। प्रश्न है रुपये की परिवर्तनीयता का क्या तात्पर्य है? तो रुपये की परिवर्तनीयता का तात्पर्य है रुपये को अन्य मुद्रा में परिवर्तन करने हेतु अनुमति। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1949 ईस्वी में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जबकि इसका गठन कब किया गया? तो इसकी स्थापना किया था 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को। अगला प्रश्न है 8 मूल उद्योगों के सूचकांक में निम्न में से किसको सर्वाधिक महत्व दिया गया? पिछले सेट में भी ये प्रश्न हम लोगों ने देखा। तो सर्वाधिक महत्व दिया गया रिफाइनरी उत्पाद। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है किसका? रिफाइनरी उत्पाद का। इसके अंतर्गत कोयला, कच्चा तेल, बिजली, प्राकृतिक गैस, उर्वरक, सीमेंट, इस्पात और विद्युत, ये सारे जो है किसके अंतर्गत आते हैं? 8 मूल उद्योग के अंतर्गत आते हैं। इसमें सबसे अधिक महत्व दिया गया है रिफाइनरी उत्पाद का। प्रश्न है मैथ से संबंधित कुछ प्रश्न है। यदि ए बी सी डी 4 लगातार विषम पूर्ण संख्याओं का औसत 42 है तो बी तथा डी का गुणनफल क्या होगा? मान लेते हैं चारों संख्या x-2, x+2 और x+4। और वही प्रश्न कह रहा कि इसका एवरेज कितना दिया? 42। तो सबको अगर जोड़ दें, हम लोग सबको जोड़ दें तो x का मान निकल जाएगा, क्योंकि इसका एवरेज निकालना है। तो एवरेज हम लोग जानते हैं कुल संख्या बटे संख्या उसकी संख्या से डिवाइड कर देते हैं। तो सारे संख्याओं को जोड़ दिए और डिवाइड करेंगे, इधर आ जाएगा गुना में 42 गुना 4। इसको सॉल्व कीजिएगा, x का मान आ जाएगा 41। कितना हो जाएगा? 41। निकालना है b और d का गुणनफल। b हो जाएगा x यानी 41 और d हो जाएगा x+4। 41 + 4 45। कितना? 45। इसे गुना कर लीजिएगा तो 5 एकम 5, अंतिम में 5 यही है। इसे मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा 18 45। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 1 वन में कुछ तोते तथा कुछ हाथी यदि उनकी कुल 1746 टांगें हैं और 858 सिर है तो तोते की संख्या ज्ञात करें। मान लेते हैं तोते की संख्या x, तो हाथी की संख्या कितना हो जाएगा? तो 858 में x घटा लेंगे। 858 x माइनस x, ये हाथी हो जाएगा और ये तोता हो जाएगा। वहीं प्रश्न से अगर चले तो पैरों की कुल संख्या पर कितना हो जाएगा? तो दोनों का पैर गुना कर देंगे तो कुल संख्या दिया हुआ है 1746 और इसमें पहले पैरोट की पैर की संख्या गुना कर दें x और उसके 2 पैर होते हैं तो हो जाएगा 2x। और हाथी की बात करें तो 4 पैर, तो इसको 4 से गुना कर देंगे। तो 4 को 858 से गुना करेंगे तो 32 आ जाएगा और -4x। तो यहाँ से अगर सॉल्व करते हैं तो 1746 बराबर हो जाएगा 2x + 34 32 -4x। इससे सॉल्व कीजिएगा तो x का मान हो जाएगा 843। जो हम लोग माने क्या थे? तोता। पैरोट माने थे तो पैरोट की संख्या कितना हो जाएगा? 143। वहीं हाथी पूछता है इसमें तो 158 में से इतना घटा दिए 12 क्या है? हाथी है, बाकी पैरोट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है ए अकेला एक कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है जबकि बी उसे 15 दिन में समाप्त करता है। वे एक दिन छोड़कर बारी बारी काम करे तो ए आराम करे तो कार्य समाप्त होने कितना समय लगेगा? ए 10 दिन में समाप्त कर सकता है और बी 15 दिन में। रेशियो निकालेंगे 30, इसका क्षमता 3, इसका क्षमता 2, तो यानी 3 2 5। 2 दिन में 5 कार्य होने हैं 30, भागा दे दिए 6, तो 6 दूनी 12। आंसर हो जाएगा 12 दिन में। ऑप्शन नंबर बी।
प्रश्न है, किसी संख्या के आधा करने पर 100 से कम उतनी है जितनी उस संख्या का 100 से अधिक आधा है, तो वह संख्या ज्ञात करना है। तो कह रहा है कि मान लेते कोई संख्या x है, ये कह रहा है कि संख्या के आधा करने पर उसकी 100 में कमी उतना होता है, तो संख्या का आधा x/2, 100 में कमी कितना होता है, तो वो बराबर होता है कितना, तो वो बराबर होता है उस संख्या में, वह संख्या जो है 100 से कितना अधिक है उसका आधा। तो इसे सॉल्व कर लीजिएगा, x का मान आ जाएगा 150, कितना आ जाएगा 150, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राम 3500 रुपये में कारोबार प्रारंभ करता है। 6 माह बाद लक्ष्मण एक भागीदार के तौर पे राम के साथ जुड़ जाता है। 1 वर्ष पश्चात लाभ में 2:3 के अनुपात में विभाजित किया जाता है, तो पूंजी में अंशदान क्या था, तो पूंजी में लक्ष्मण का अंशदान क्या था, तो देख लेते हैं। तो लक्ष्मण द्वारा किया गया निवेश मान लेते हैं, लक्ष्मण ने 100 रुपये लगाया था, कितना लगाया था 100 रुपये लगाया था, और राम ने तो 3500 रुपये लगाया था। जो रेशियो होगा वह रुपया और समय के अनुपात में होगा। तो प्रारंभ राम करता है, यानी राम जो है 3500 रुपये कितने दिनों के लगाया, 12 माह के लिए लगाया, और लक्ष्मण ने 100 रुपया लगाया था 6 माह के लिए, और ये अनुपात मिला था 2:3। तो 3500 गुना 12 बटे x माइनस 6 बटे 2:3, इसे सॉल्व कर लीजिएगा, x का मान आ जाएगा 10,500 रुपये, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये था दोस्तों एडिटोरियल की तरफ से कंप्लीट से, हमने इसे बहुत अच्छे से समझने का प्रयास किया है, और मेरी उम्मीद भी यही रहती है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कम समय में नॉलेज दूँ। तो दोस्तों अगर वीडियो वास्तव में अच्छा लगा है तो लाइक कर देंगे और अपने अपने ग्रुप में शेयर कर देंगे। धन्यवाद दोस्तों।